प्यारे विद्यार्थियों, इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम यानी सिलेबस के बारे में थोड़ी जानकारी प्रदान करेंगे। कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग, जिसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, इसके अंतर्गत व्यष्टि यानी कि व्यक्ति, तो एक व्यक्ति, एक फर्म, एक कंपनी, एक परिवार के स्तर पर हम अर्थशास्त्र की समस्याओं का समाधान करते हैं। इसके विपरीत समष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि यानी कि समस्त पूरी अर्थव्यवस्था अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक समस्याओं का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। एक बार पुनः दोहरा देते हैं। प्रथम भाग व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त अर्थव्यवस्था, एक देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। आज के हमारे वीडियो में कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र के प्रथम भाग व्यष्टि अर्थशास्त्र से आपका परिचय कराया जाएगा। इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषाएं, इसके भाग इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए आज की कक्षा शुरू करते हैं। आज की हमारी इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास में आज का विषय है अर्थशास्त्र का अर्थ और परिभाषा। अर्थशास्त्र शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है। यदि हम अर्थशास्त्र के टुकड़े करें तो दो शब्द हमारे पास आते हैं, अर्थ और शास्त्र। अर्थ शब्द का अर्थ है धन और शास्त्र शब्द का अर्थ है वैज्ञानिक अध्ययन। अर्थात अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अंग्रेजी भाषा में अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा का यह शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों यानी ओइकोस, जिसका अर्थ है घरेलू, तथा नेमिन, जिसका अर्थ है प्रबंध, इन शब्दों से इकोनॉमिक्स को शब्द को लिया गया है। ग्रीक शब्दों के अनुसार इसका अर्थ होता है गृह प्रबंध। प्रत्येक गृहस्थ या परिवार या मनुष्य कह ले हम, उसकी आवश्यकताएं असीमित होते हैं, परंतु उन्हें संतुष्ट करने वाले अधिकतर साधन जैसे कपड़ा, भोजन, आय आदि सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इन्हीं सीमित साधनों को धन कहा जाता है। प्रत्येक गृहस्थ अपने धन का उचित उपयोग इस तरह से करता है जिससे वह अपनी अधिक से अधिक आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे अर्थशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता होगी। इसे एक उदाहरण के द्वारा और अच्छी तरह से स्पष्ट किया जा सकता है। एक गृहस्थ या एक सामान्य व्यक्ति की जो आय होती है, इनकम होती है, वो सीमित होती है। उसे इस सीमित आय में से ही अपनी सारी आवश्यकताओं की संतुष्टि करनी होती है। एक गृहस्थ, एक परिवार चाहता है कि उनका जो जीवन स्तर है वो अच्छा हो, वह अच्छे से अच्छे विद्यालय में पढ़ें, उनके पास अच्छा घर हो रहने के लिए, गाड़ी हो। आवश्यकताएं असीमित होती हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो उसकी आय है वो सीमित होती है। तो उसे चुनाव करना पड़ता है कि वह अपने बच्चों की शिक्षा पर ज्यादा खर्च करे या गाड़ी लेने या बंगले पर।
सीमित साधनों से अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करना या असीमित आवश्यकताओं में से अधिकतम को संतुष्ट करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। अब अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के बारे में जानते हैं। अर्थशास्त्र एक विकासशील शास्त्र है। समय समय पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। अर्थशास्त्र की जो पहली परिभाषा है, इसे धन संबंधी परिभाषा कहा जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ ने 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, इस पुस्तक को शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक में अर्थशास्त्र की निम्न परिभाषा दी है। अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है। परिभाषा की आलोचना भी की जाती है। इस परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र में मनुष्य के कल्याण के स्थान पर सिर्फ धन का अध्ययन किया जाता है। इसलिए कार्लाइल, रस्किन, मोरिस आदि अर्थशास्त्रियों ने इसकी आलोचना करते हुए इसे दुखदायी विज्ञान कहकर इसकी निंदा की है और आलोचना की है। अर्थशास्त्र की दूसरी परिभाषा भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा कहलाती है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर मार्शल ने 1890 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की ये परिभाषा दी थी। उनके अनुसार अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उस भाग का अध्ययन करता है जिसका घनिष्ठ संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति तथा उनके उपयोग करने से है। आलोचना। रॉबिन्स आदि अर्थशास्त्रियों ने कई कारणों से इस परिभाषा की आलोचना की है। उदाहरण के लिए, अर्थशास्त्र में सभी मनुष्यों के आर्थिक कार्यों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो समाज में रहते हो या एकांत में। अर्थशास्त्र में सभी प्रकार के आर्थिक कार्यों का अध्ययन किया जाता है, चाहे उनसे कल्याण में वृद्धि हो अथवा न हो। अर्थशास्त्र की तीसरी परिभाषा दुर्लभता संबंधी परिभाषा कहलाती है। श्री रॉबिन्स ने 1932 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी है। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। आलोचना। डर्बिन, फ्रेजर, एली अर्थशास्त्रियों ने इस परिभाषा की आलोचना करते हुए कहा है कि रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को केवल चुनाव या मूल्य निर्धारण का शास्त्र बना दिया है। इसका मनुष्य के कल्याण और उसकी आर्थिक समस्याओं को सुलझाने से कोई संबंध नहीं रखा गया है। यह अर्थशास्त्र की एक अव्यावहारिक, जटिल तथा अगत्यात्मक परिभाषा है। अर्थशास्त्र की चौथी परिभाषा विकास केंद्रित परिभाषा कहलाती है। आधुनिक अर्थशास्त्री जैसे नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर सैमुएल्सन, पीटरसन, फर्ग्यूसन आदि के अनुसार अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जो वे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने वाले सीमित साधनों के उचित प्रयोग के संबंध में करते हैं। अर्थशास्त्र के भाग। नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और अर्थशास्त्र के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रैगनर फ्रिश ने 1933 में अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र। आइए अब इनका मतलब समझते हैं।
व्यष्टि अर्थशास्त्र अथवा माइक्रो इकोनॉमिक्स। अंग्रेजी भाषा में व्यष्टि को माइक्रो कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा का यह शब्द ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रो से लिया गया है, जिसका अर्थ है छोटा। व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक आर्थिक इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक गृहस्थ या परिवार की आय का अध्ययन या एक फर्म के उत्पादन का अध्ययन। प्रोफेसर बोर्डिंग के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल फर्म, एक गृहस्थ, व्यक्तिगत कीमत, मजदूरी, आय, उद्योग तथा वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र अथवा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अंग्रेजी भाषा में समष्टि को मैक्रो कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा का यह शब्द ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है बड़ा। तो इस तरह समष्टि अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ होता है बड़ा अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं तथा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय आय, रोजगार और कीमत स्तर, यह विषय समष्टि अर्थशास्त्र के मूल अंग हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से ये हमारा पहला उपविषय, पहला जो टॉपिक है वो पूरा हो जाता है। इस टॉपिक में हमने अर्थशास्त्र का अर्थ समझा है, उसकी परिभाषाओं को जाना है और अर्थशास्त्र के भागों के बारे में पढ़ा है। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित या इस विषय से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।